नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। द सीईओज अनएक्सपेक्टेड वाइफ अध्याय 1। शर्मा परिवार से निकाल दिया गया। दूर कहीं बारिश हो रही थी। मुंबई की गलियों में भीगी हुई हवा इंसान को द्रवित कर रही थी। एक महिला, मीनाक्षी शर्मा, अपने खून से सनी हुई शर्मा परिवार के आलीशान घर के हॉल में जमीन पर गिरी हुई थी। पूरा परिवार एक भयंकर झगड़े के बाद उसे छोड़कर चला गया था। उसकी सांसें थमने वाली थी और उसकी औलाद का ख्याल उसके मन में था। उसके पिता के कटु शब्द कानों में गूंज रहे थे, मीनाक्षी, तुम्हें क्या लगता है? हमारी प्रतिष्ठित शर्मा परिवार तुम्हारे इस आचरण को कभी सहन नहीं करेगा। अगर तुम्हारा उस नकली प्रेमी के साथ इतना करीबी रिश्ता न होता तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया होता। मेरी 2 संतानें हैं, समृद्धि और आर्यन, और तुम अब मेरी नहीं रह सकती। जो कोई भी तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हें अस्पताल पहुंचाएगा, उसे मेरे सामने आना होगा। तुम्हें बताना है कि विद्रोह करने का क्या अंजाम होता है। मीनाक्षी ने अपने होठों पर एक करारी मुस्कान लाई। उसकी सौतेली बहन प्रीति ने उसका प्रेमी छीन लिया था और फिर भी दोष मीनाक्षी को ही था। प्रीति अपने हावभाव से अभिमानित होकर बोली, मीनाक्षी, अब क्या लग रहा है? पिता के हाथों शिकस्त मिली है तुम्हें। मीनाक्षी ने आंखें मूंद दी। नहीं चाहती थी कि प्रीति का यह घिनौना चेहरा आखिरी नजर हो। तुम तो शर्मा परिवार की राजकुमारी हो और मुझे तकलीफ यह है कि तुम्हारा उस नकली प्रेमी से कितना लगाव था, जबकि उसने मुझे चुना। मीनाक्षी का दर्द इतना था कि अगर वह उठ भी पाती तो प्रीति को गले लगाकर इसकी कीमत चुकाता। प्रीति ने मीनाक्षी के चोटों पर नमक मिर्च मिर्चाकर उसे सताया। एक गिलास पानी में नमक मिलाकर उसकी चोटों पर डाल दिया। अरे, मीनाक्षी दर्द का करा उठाई। घर के सभी लोग चुपचाप उसकी पीड़ा देख रहे थे, जैसे यह तमाशा उनका मनोरंजन हो। प्रीति ने अपने चेहरे पर दुष्ट मुस्कान लिए कहा, मीनाक्षी, तुम्हें पता है, तुम हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी बेहुदा शर्म हो। नाती तुम्हारी बेटी को लेकर असहज हैं और अब लोग तुम्हें तिरस्कार कर रहे हैं। और सुनो, तुमने चौथे मास्टर अजय से पास जाने की बात कही थी। क्या कोई तुम्हें जानता भी है वहां? प्रीति नीच स्वरों में उंगली दिखाते हुए हंसी। मीनाक्षी बेसुध हो रही थी। दर्द इतना गहरा था कि होश खो बैठी। प्रीति ने चाकू निकालने की कोशिश की, तभी दरवाजा जोर से खुला। मीनाक्षी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी दौड़ती हुई आई। साक्षी ने देखा कि मीनाक्षी जमीन पर गिरी और खून से लथपथ थी। वह उसकी हालत देखकर फफक कर रोने लगी। मीनाक्षी, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जा रही हूँ, उसने कहा, आंसुओं से भरे हुए। मना करो, प्रीति चिल्लाई। तुम्हारे पिता ने कहा है कि कोई तुम्हारी मदद न करे, प्रीति ने धमकी दी। लेकिन साक्षी का मन नहीं माना। वह अपने दोस्त की जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करेगी। रुको, अचानक एक गुस्सैल आवाज आई। शर्मा परिवार के मुखिया रामनारायण शर्मा नीचे आए। मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा, तुम उसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। रामनारायण ने कड़क स्वर में। क्या तुम उसे यहीं मरने दोगे? साक्षी ने गुस्से में कहा। रामनारायण ने कहा, यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बाहरी हो, उसका जीवन खतरे में है, फिर भी तुम पिता होकर उसकी मदद नहीं करते। साक्षी ने विरोध किया। यह तुम्हारा मामला नहीं, रामनारायण ने हावी स्वर रखा। साक्षी ने मीनाक्षी को उठाया और जान से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन रामनारायण ने नौकरों को कमान दी जो उनके बीच आ गए और मीनाक्षी को जोर जोर से खींच लिया। मीनाक्षी के शरीर की चोटें और भी बढ़ गईं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साक्षी, अगर तुम्हारे परिवार की वजह से न होता तो मैं तुम्हें भी बाहर कर देता, रामनारायण ने कहा। मीनाक्षी को वापस उसके कमरे में ले जाओ और मिस कार्डेलिनी को विदा करो, साक्षी ने पीछे हटते हुए गुस्से में कहा। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा सामना करूंगी, तुम्हें मेरे पिता का जवाब देना पड़ेगा। साक्षी धमकी के साथ खड़ी रही। स्थिति जमी रही। साक्षी घबराई। उसे डर था कि मीनाक्षी और ज्यादा घायल हो जाएगी। वह पलटकर लकड़ी के झूले से टकराई। अरे, जोर की आवाज हुई। रामनारायण ने चौंक कर देखा। रामनारायण शर्मा, अब निर्णय लो, साक्षी ने कहा। रामनारायण ने ठंडी निगाहों से साक्षी को देखा और कहा, आज से मीनाक्षी शर्मा हमारी बेटी नहीं रही, उसका नाम शर्मा परिवार से हटा दिया जाता है। यह कहते हुए वह ऊपर चला गया। प्रीति ने खुश होकर पिता का साथ दिया। साक्षी ने मीनाक्षी को अपने कंधे पर उठाया। मीनाक्षी, गुजर मत जाना, उसने फफकते हुए कहा। मुझे इस वक्त तेरे साथ नहीं मरना, मीनाक्षी ने लड़खड़ाते हुए कहा। साक्षी ने बारिश में मीनाक्षी को उठाए रखा, खुद भी खून से लथपथ। मीनाक्षी ने वादा किया कि वह जिंदा रहेगी और इसे पूरा करेगी। अगले दिन अस्पताल जाकर ठीक होने से पहले शर्मा परिवार ने मीनाक्षी को अपने शहर से बाहर भेज दिया और मीनाक्षी शर्मा मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपने शहर मुंबई से गायब हो गई। अध्याय 2। 7 साल बाद वापस जिंदा मुंबई शहर 7 वर्षों से आगे बढ़ रहा था। तभी मीनाक्षी शर्मा एयरपोर्ट के आगमन गेट से बाहर निकली। उसके हाथ में भारी बैग था। उसके साथ 6 साल का एक लड़का था। उसकी काली घुंघराली बाल और काले चश्मे वाला मासूम चेहरा। वह लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, एक कहानी की किताब लिए खड़ा था। मीनाक्षी ने फैशनेबल कोट पहना था
उसकी लहराती बाल और लाल होंठ उसकी खूबसूरती को निखार रहे थे। जहाँ भी वह जाती लोग उसे घूरते। उन्होंने धीरे धीरे एयरपोर्ट हॉल क्रॉस किया। एक आदमी रुककर उनके पीछे देख रहा था। उस आदमी का सहायक बोला, चौथे मास्टर साहब, वह मीनाक्षी शर्मा लगती है, वह वापस आ गई। हाँ, मैंने सुना है शर्मा साहब बीमार हैं और मीनाक्षी एक आखिरी बार उनसे मिलने आई है, क्या वह उसका बेटा है? सहायक ने सवाल किया। चुप रहो, चौथे मास्टर ने कहा। मीनाक्षी की दोस्त साक्षी एयरपोर्ट में किसी के लिए देख रही थी। अचानक उसने मीनाक्षी को देखकर खुशी से कहा, मीनाक्षी, तुम वापस आ गई। मुझे लगा तुम सारी जिंदगी पिज्जा और पास्ता खाकर बिताओगी। मीनाक्षी ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रही थी? अजय स्वान, क्या तुमने उसे देखा? अभी अभी वह तुम्हारी तरफ आया था। मैं उसे नहीं जानती, मीनाक्षी ने सामान्य अंदाज में कहा, लेकिन तुम तो उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। दोनों दोस्त मुस्कुराईं। साक्षी ने मीनाक्षी के बेटे को देखा और कहा, ये तुम्हारा बेटा है, कितना प्यारा है। हाँ, ये अर्जुन है। साक्षी ने अर्जुन का सिर सहलाकर कहा, मुझसे गॉड मदर कहो। अर्जुन ने मासूम आवाज में कहा, गॉड मदर। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, 6 साल का है लेकिन बुद्धिमान है, सभी को बेवकूफ समझता है। कार मुंबई शहर की ओर चल पड़ा। साक्षी ने पूछा, क्या तुम्हारे दादा ने तुमसे वापस आने को कहा? हाँ, वह गंभीर रूप से बीमार हैं और एक बार फिर मिलना चाहते हैं, पर मैंने सुना है अब पूरा परिवार तुम्हारी सौतेली माँ जेनिफर के नियंत्रण में है। सुनकर खुशी हुई कि वह जेमिनी से शादी कर रही है। कहते हैं खुशी से बुजुर्ग की सेहत जल्दी सुधरती है। तुम अब भी एडन के बारे में सोचती हो? तुम ज्यादा सोच रही हो। फिर तुम्हारे बेटे के पिता कौन है? खास कोई नहीं, बस कोई आदमी। मीनाक्षी ने टाल दिया, तुम तो हमेशा मुझे गड़बड़ाती हो। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। कार ने शर्मा परिवार के बड़े घर के बाहर रुकते हुए देखा। मीनाक्षी ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। उसने दरवाजे पर लगा शर्मा नाम देखा और एक धूर्त मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। मुझसे 10 गुना बदला लेना है, उसने मन में ठाना। अध्याय 3। शादी के लिए वापसी। शर्मा परिवार का महल मुंबई के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित निवास स्थानों में से एक था। यह शहर के बीचों बीच हरे भरे बागानों और झरनों से घिरा हुआ था। महल का डिजाइन पारंपरिक भारतीय शाही वास्तुकला को प्रदर्शित करता था, सरल, भव्य और शाही ठाठ से भरपूर। महल के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते मीनाक्षी शर्मा ने अपने बेटे अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा रखा था। कई महिलाएं बैठक कक्ष में बातचीत कर रही थी, लेकिन मीनाक्षी के आने पर उनकी बातें थम गईं। एक महिला ने तंज कसते हुए कहा, अरे देखो, कौन आ गया? शर्मा परिवार की राजकुमारी? अब तो सिर्फ पहले की राजकुमारी रह गई हो। दूसरी महिला ने हंसते हुए कहा, इनके साथ तो अपने बेटे की भी चर्चा है। विदेश में रहते हुए बेटे को जन्म दिया और शादी नहीं भी की। शर्म आती है। मीनाक्षी ने इन टिप्पणियों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। एक महिला, जेनिफर, जो मीनाक्षी की सौतेली माँ थी, उसने मीनाक्षी का गर्मजोशी से स्वागत किया, हालांकि उसके चेहरे पर छल छिपा था। उसने कहा, मीनाक्षी, आखिरकार तुम लौट आई हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, जेनिफर, मुझे लगता है तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने मुझे कभी बाहर निकाला था। जेनिफर मुस्कुराई, फिर नौकरानी मारिया को बुलाया और आदेश दिया, मीनाक्षी के बैग उसके कमरे में ले जाओ। मास्टर शर्मा उनसे मिलने इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मीनाक्षी ऊपर चढ़ी, वह पीछे छुपी टिप्पणियां सुन सकती थी। वो लड़की कितनी अशोभनीय और बेहुदा है, तुम्हें नहीं लगता वह शादी के लायक नहीं, इत्यादि। फिर अचानक एक आवाज आई, माँ, एडविन और मैं आ गए हैं। एडविन मीनाक्षी के पूर्व प्रेमी और जेनिफर की बेटी की मंगेतर था। मीनाक्षी का कदम ठहर गया। उस समय उसका बेटा अर्जुन चुपचाप उससे पूछा जैसे कुछ समझना चाहता हो। मीनाक्षी ने अपने बेटे की गर्दन सहलाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। महल में मीनाक्षी ने अपने पोते का ध्यान रखने को कहा और अपने दादा जोनाथन शर्मा के कमरे की तरफ बढ़ी। जोनाथन शर्मा परिवार के मुखिया और मीनाक्षी के दादा थे। 3 साल पहले एक स्ट्रोक के बाद वे व्हीलचेयर पर थे और उनकी सारी ताकत उनके चेहरे पर झलकती थी। उन्होंने मीनाक्षी को देखते हुए कहा, तुम वापस आ गई? हाँ, मीनाक्षी ने सिर हिलाया। जोनाथन ने कहा, बहुत वक्त हो गया, अब शादी करके अपने जीवन को स्थिर करो। मीनाक्षी ने मन से तंज किया पर जुबान पर कुछ नहीं कहा। जोनाथन ने बताया कि उन्होंने लोक परिवार के दूसरे बेटे थेडस से शादी तय कर दी है, जो 5 साल उनसे बड़ा है। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, तुम कहते हो वह करियर में लगा था, पर मैं जानती हूँ वह किसी को मारकर जेल से छूटा है। इतने पैसे वाले शहर में कोई उसकी शादी नहीं करना चाहता। जोनाथन ने गुस्से में कहा, तुम खुश रहो कि तुम्हारी शादी का फैसला हो गया है, उसको लेकर सवाल न उठाओ। मीनाक्षी ने तीखे हास्य के साथ कहा, अगर फैसला हो चुका है तो मैं मान लेती हूँ। उसकी मुस्कान में अब बदला लेने का इरादा साफ झलक रहा था। अध्याय 4। पूर्व प्रेमी और उसकी बेहया नई प्रेमिका। मीनाक्षी जोनाथन के कमरे से बाहर आई और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे रोक दिया। वो वही व्यक्ति था जिसे मीनाक्षी ने दिल से चाहा था, आदित्य। दोनों बचपन के दोस्त थे और स्कूल से साथ थे। उनका रिश्ता जुदा हो गया था, लेकिन उनके बीच कोई खटपट या बहस छोटी मोटी ही रही। मोनिका कहती थी कि सिर्फ आदित्य जैसा ही कोई शख्स मीनाक्षी के तेज स्वभाव को सहन कर सकता है।
पर आदित्य ने धोखा दिया और मोहिनी की गोद में जा बसा। ये खबर पूरे परिवार और शहर में फैल गई। मीनाक्षी को यह झटका बड़ा कष्टदायक लगा। मोहिनी के कारण मीनाक्षी को सबने दोषी माना, जो उसके सौतेली माँ जेनिफर की चालाकी की वजह से था। मीनाक्षी ने अपने गुस्से को संभालना सीख लिया था और अब वह शांत थी, पर अंदर से बदला लेने को आतुर। आदित्य ने उससे कहा, मीनाक्षी, कितने सालों बाद मिले, तुम कैसी हो? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या? आदित्य बोला, हम कभी प्यार करते थे, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मीनाक्षी ने कहा, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है कि थेडस अच्छा नहीं है। मीनाक्षी खामोश रही। आदित्य बोला, तुम्हारा गुस्सा ही वजह थी कि मैं मोहिनी के पास गया। मीनाक्षी ने करारा जवाब दिया, मेरे हिसाब से थेडस जैसा दयनीय आदमी से शादी करना मोहिनी से शादी करने से बेहतर है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मुझसे कहो, मैं मदद करूंगा। मीनाक्षी ने ताना हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। आदित्य अंदर से दुखी था, लेकिन मीनाक्षी की ठंडक उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर उसने कहा, अगर तुमने मुझे मौका दिया होता मैं मोहिनी के पास नहीं जाता। मीनाक्षी ने कहा, तो तुम इसीलिए मोहिनी के पास गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मोहिनी पीछे खड़ी उसे देख रही थी। मोहिनी ने मीठे स्वर में कहा, आदित्य, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आदित्य ने मोहिनी को प्रेम भरी निगाहों से देखा और कहा, बस बातें कर रहे थे। मीनाक्षी ने उनकी प्रेम भरी बातचीत को देखा और मुस्कुराई। फिर मोहिनी ने कहा, बहन, तुम्हारा स्वागत है वापस। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। मीनाक्षी चुप रही। उसकी मुस्कान मोहिनी को चुभ रही थी। मीनाक्षी ने कहा, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे आराम चाहिए। वह बिना मोहिनी को जवाब दिए चली गई। मोहिनी ने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें लग रहा है वो बदली है? आदित्य ने कहा, हाँ, लग रहा है उसने सबक सीख लिया है। मीनाक्षी वापस आई और अपने बेटे अर्जुन को पाया, जो उसके इंतजार में बिस्तर पर बैठा था। मीनाक्षी ने पूछा, तुम्हें नींद आ रही है? थोड़ी जल्दी नहा लो, आज हम साथ सोएंगे। अर्जुन ने खुशी से हाँ कहा और बाथरूम चला गया। मीनाक्षी ने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराई। एक बच्चा भले हो, लेकिन उसकी सहजता उसे शर्मिंदगी में डाल देती थी। अर्जुन ने कहा, माँ, बाहर जाओ, मैं लड़का हूँ, तुम औरत। मीनाक्षी मुस्कुराई और बाथरूम से बाहर आ गई। वह सोच रही थी किस तरह वह उस जगह ढल पाएगी जिसने उसे कभी ठुकराया था, पर अब क्या फर्क पड़ता था। वह वापस इसलिए आई थी कि जो कुछ भी था उसे वापस ले। अध्याय 5। मिहिर नहीं, खुद की लड़ाई। अर्जुन ने अपने बाल सुखाए और नीले पजामे पहनकर बाहर आया। उसने चश्मा उतार लिया और बड़े आराम से बिस्तर पर बैठ गया। मीनाक्षी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें किस तरफ सोना है? अर्जुन, जो स्वर्ग से भेंट मिला था, केवल 6 साल का था, लेकिन बेहद आत्मनिर्भर और माँ की परवाह करने वाला था। माँ, उसका देखा गया चेहरा थोड़ा असहज था। मीनाक्षी ने कहा, कभी भी दूसरों के सामने चश्मा मत उतारना। यह 10 बार कहा है, नई बात नहीं, याद दिला रही हूँ। मेरी याददाश्त पर भरोसा रखो। ठीक है, तुम अंदर सो सकते हो, मैं नहाने जा रही हूँ। मीनाक्षी ने अपने कमरे के बड़े बाथरूम में नहा, जहाँ एक लंबा शीशा लगा था। उसने अपनी सीजेरियन के निशान को देखा और मुस्कुराई। ठीक है, मैं 10 गुना बदला लूंगी। नहलाने के बाद वह अपने बेटे के साथ सो गई। अगली सुबह मीनाक्षी ने देखा कि अर्जुन टेबलेट पर ध्यान दे रहा था। उसने पूछा, समय क्या हुआ? 7 बजे शाम को। कोई आया? नहीं। मीनाक्षी ने जल्दी से तैयार होकर नीचे उतरी। नीचे जेनिफर, जैस्मिन और एडविन मौजूद थे। वे महिला दोस्त पहले ही जा चुके थे। अलेक्जेंडर, जिसका उससे कड़ा व्यवहार था, और सौतेले भाई जोशुआ भी थे। अलेक्जेंडर ने मीनाक्षी को देखकर कड़क लहजे में कहा, तुम्हें शिष्टाचार का पता है? विदेश में रहते हुए यह कैसे सीखा? मीनाक्षी ने जवाब दिया, जब मैं वहां थी। क्या आपने मुझे कुछ दिया? सड़कों पर सो रही थी। आप कहाँ थे? मैं ठीक हूँ कि आज वापस आ गई। बस करो, तुम यहाँ सवाल करने नहीं आई। तेरी बहन की तरह आदर करो। मीनाक्षी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे यहाँ वापस चाहना है और शादी करनी है तो ऐसा करो कि कोई अफवाह न फैले कि मैं पैसों के लिए बेच दी गई हूँ। अलेक्जेंडर गुस्से से चिल्लाया। मीनाक्षी। मीनाक्षी बोली, शादी तो करनी ही है। यह सुनकर अलेक्जेंडर हक्का बक्का रह गया। जेनिफर ने माहौल को नियंत्रित करते हुए कहा, मीनाक्षी आई है, सब ठंडे दिमाग से सोचो। अब खाना खाएं। खाने पर अलेक्जेंडर सभी पर राज कर रहा था, खासकर मीनाक्षी के बेटे अर्जुन पर नजर थी। अलेक्जेंडर ने कहा, शिष्टाचार कहाँ है लड़के? मीनाक्षी बोली, थोड़ा शर्माते हैं। अलेक्जेंडर ने अपमानजनक शब्दों में कहा, ऐसा लगता है यह बच्चा तुम्हारे किसी अनजान आदमी का है। मीनाक्षी ने जवाब दिया, अगर हम बुतपालकों की बात करें तो इस तालिका पर कई हैं। उसने जोशुआ और जैस्मिन को निशाना बनाया। जोशुआ गुस्से से खड़ा हो गया। होश में रहो, तुमने अपनी बहन को गाली दी। मीनाक्षी ने कहा, अगर तुम अपनी बहन गाली दे सकते हो तो शिक्षा प्रणाली सही नहीं। जैस्मिन ने मृदु स्वर में कहा, क्या तुम हमसे अब भी नाराज हो? इसीलिए आई हो? मीनाक्षी ने तंज किया, शिक्षा मिली कि कोई खुला रास्ता नहीं देता। जैस्मिन बोली, गलती हुई, मैं आदित्य को लेकर माफी मांगती हूँ। मीनाक्षी ने ठहाका लगाया, पहली बार सुना।
प्रेमिका ने मासूमियत से खुद को माफिया स्वीकारा हो। जैस्मिन चुप। मीनाक्षी ने कहा, लगता है यह दबंगई माँ की विरासत है। अलेक्जेंडर चिल्लाया, मीनाक्षी क्या बकवास कर रही हो। मीनाक्षी ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे इतना काफी है, और अर्जुन का हाथ पकड़कर चली गई। अलेक्जेंडर गुस्से में चिल्लाया, मीनाक्षी रुको। मीनाक्षी ने कहा, शादी मेरी अपनी इच्छा से होगी। अगर मैं मना करूं तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता, चाहे तुम 7 साल पहले जैसी मारपीट करो। फिर वह बिना जवाब दिए चली गई। अध्याय 6। स्वान परिवार और चौथा वर्दहस्त भोजन के समय अलेक्जेंडर गुस्से से भरा था, लेकिन मीनाक्षी की बातों के कारण चुप था। जेनिफर, जैस्मिन, जोशुआ और एडविन भी अपने क्रोधित स्वभाव को दबाए हुए थे। मीनाक्षी अब पहले जैसी अधीर लड़की नहीं थी। वह ज्यादा समझदार और पक्की हो गई थी। उनकी हर बात में सच्चाई थी, इसलिए कोई उसकी गलती पकड़ नहीं पा रहा था। जेनिफर ने अपनी दुष्ट नजर मीनाक्षी पर टिकाई, पर जानती थी कि मीनाक्षी के अंदर अब वो नफरत है जो उसे कमजोर कर सकती है। मीनाक्षी अपने बेटे अर्जुन को लेकर ऊपर चली गई और उनके नीचे के लोगों के खेलतमाशे से दूर रही। अगले दिन मीनाक्षी ने अपने बेटे के साथ नीचे जाकर शांति से खाना खाया और बगीचे में टहलने भी गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को अलेक्जेंडर ने मीनाक्षी को लोक परिवार के साथ डिनर के लिए भेजा। मीनाक्षी सुंदर वस्त्र पहनकर अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। अलेक्जेंडर ने पूछा, यहाँ उसे क्यों ले जा रही हो? मीनाक्षी ने जवाब दिया, वो मेरा बेटा है। अलेक्जेंडर चुप हो गया। जेनिफर ने मीनाक्षी का समर्थन किया और कहा, लोक परिवार को पहले से पता है कि मीनाक्षी के पास बेटा है, इसलिए साथ लाना ठीक है। 3 कारें एक भव्य रेस्तरां में रुकीं, जहां दोनों परिवार आमने सामने मिले। लोक परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। थेडस शुरुआत में शादी के लिए अनिच्छुक था, लेकिन जब उसने मीनाक्षी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। मीनाक्षी ने अपनी सुंदरता से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी लहराती बाल, कोमल चेहरा और व्यक्तित्व सब आकर्षक थे, सिवाय इसके कि उसका एक बच्चा था। खाने के बीच थेडस ने बहाने से बाहर जाना उचित समझा और मीनाक्षी को बाहर बुलाया। उन्होंने कहा, शादी अगले महीने है, जल्दबाजी है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मीनाक्षी मुस्कुराई और कहा, बोलो। थेडस ने अपनी शर्तें रखीं कि मीनाक्षी को उसकी हर बात माननी होगी और वह किसी भी तरह की अड़चन नहीं चाहता। मीनाक्षी ने बिना किसी डर के उसकी बात सुनी और जवाब दिया, और कुछ थमने से पहले थेडस ने कहा, तुम्हारा बेटा मुझे डैडी बुलाएगा। तभी एक आकर्षक आवाज आई, कौन डैडी बुला रहा है? थेडस मुड़ा और देखा कि एडविन स्वान परिवार का चौथा पुत्र वहां खड़ा था। यह व्यक्ति प्रतिष्ठित था और शक्तिशाली था, और गॉसिप के अनुसार समलैंगिक था। थेडस तुरंत विनम्र हो गया और कहा, चौथे वर्दहस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह रहा था। मैं बस अपनी मंगेतर के बेटे से बात कर रहा था। एडविन ने अर्जुन को देखा और अर्जुन ने उसकी आंखों में घूरा। मीनाक्षी ने यह देखकर बेटे को पीछे दबा लिया। एडविन ने मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। थेडस ने उन्हें विदा किया और मीनाक्षी को चेतावनी दी, जो कहा है उसे मत भूलना। मीनाक्षी ने बेटे को समझाया, उससे पंगा मत लेना, वह कोई आम आदमी नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे वह पसंद नहीं आया। अध्याय 7। लोक परिवार ने स्वान परिवार के चौथे वर्दहस्त को नाराज कर दिया। मीनाक्षी ने अपने बेटे अर्जुन का हाथ थामे वीआईपी रूम में वापसी की। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि चौथा वर्दहस्त स्वान यानी एडविन भी वहां मौजूद था। सभी उसके सम्मान में खड़े थे, यहाँ तक कि उसका पिता अलेक्जेंडर भी उसे विनम्रता से देख रहा था। मीनाक्षी अपनी जगह पर बैठी। एडविन ने अन्य लोगों को नमस्ते करते हुए सबसे पहले अपने भतीजे एडविन और उसकी मंगेतर जैस्मिन के शादी की चर्चा की। एडविन ने आदर से कहा, तुम्हें ठीक से देखभाल करनी चाहिए। एडविन की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देखते हुए अलेक्जेंडर और डेमियन जैसी बड़ी हस्तियां उसकी पंक्ति में सम्मान देना चाहते थे। एडविन ने कहा कि वे केवल मिलने आए थे और फिर चल दिए। तब एडविन ने लोक परिवार की पृष्ठभूमि जांचने को कहा, जिसे देखकर अधीरता झलक रही थी। बाद में समारोह में दोनों परिवारों ने शिष्टता के साथ बर्तन साझा किए। मीनाक्षी के आने के बाद उसे लोक परिवार से मिलने का मौका मिला। थेडस लोक परिवार के प्रमुख का बेटा था, जो शादी के लिए गंभीर था, लेकिन मीनाक्षी की सुंदरता और तेजबूझ ने उसे प्रभावित किया। थेडस ने मीनाक्षी से कहा कि शादी जल्द होनी है और कई शर्तों के साथ उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी बीच चौथे वर्दहस्त स्वान की एक छवि उभरी, जिसे लेकर कई अफवाहें थीं, पर मीनाक्षी और उसका बेटा अर्जुन दोनों उससे असहज थे। अर्जुन ने उसके प्रति विरोध व्यक्त किया, जिसे मीनाक्षी ने मजाक में स्वीकार किया। शाम का दौर खत्म होते होते मीनाक्षी ने अर्जुन से कहा, उससे टकराना मत, वह मुश्किल आदमी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उसे पसंद नहीं करता, माँ। अध्याय 8। अपने आप को कम मत समझो। मीनाक्षी चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने बेटे अर्जुन के साथ ऊपर आई। जाजमिन और जेनिफर ने दोनों की तरफ घूरते हुए देखा। मीनाक्षी की हल्की ताना मारती मुस्कान उनकी कानों में पड़ गई। गुस्साए जाजमिन ने पूछा, क्या उसने मुझ पर ताना मारा? जेनिफर ने कहा, यह फॉक्स और अंगूरों की कहानी है, और वह फॉक्स है। अगर तुम्हारा प्रभाव न होता तो वही आनंद उठा रही होती। जाजमिन को अपनी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। मीनाक्षी का शादी का कार्यक्रम दक्षिण मुंबई में हो रहा था और यह सबके लिए चौंकाने वाला था।
कोई भी सोच नहीं सकता था कि वह थीदस जैसी शख्सियत से शादी स्वीकार करेगी। मीनाक्षी कभी लॉरेंस परिवार की राजकुमारी थी और जहाँ तक उसका नाम था वह उच्च समाज में जानी जाती थी। मोनिका ने मीनाक्षी को फोन कर उसे भयभीत किया। थेडस पहले जेल की हवा खा चुका था और एक कुख्यात मामला भी था जिसमें उसने एक महिला को प्रताड़ित किया था। मोनिका बोली, तुम एक हत्यारे से शादी करने जा रही हो? मीनाक्षी, अपने आप को कम मत समझो। मीनाक्षी ने खींचकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मोनिका ने कहा, क्या तुम अपने आप से प्यार कर सकती हो? क्या तुम उन सब दुखों से दूर जा सकती हो? मीनाक्षी ने समझदारी से कहा, मैं अलविदा नहीं कहूंगी। मोनिका ने कहा, फिर? इसका क्या मतलब है? मीनाक्षी ने कहा, मैं उस बंदे से शादी नहीं करने जा रही। मोनिका ने पिछले अनुभवों को याद दिलाया जब उसने मीनाक्षी को अस्पताल पहुंचाया था। मीनाक्षी ने कहा कि वह अब और चोटिल नहीं होगी। मोनिका ने सुझाव दिया, फिर क्यों न तुम चौथे मास्टर स्वान से मिले, कोशिश करो कि उसके करीब आ जाओ। अध्याय 9। तुम चौथे मास्टर स्वान के लिए सबसे उपयुक्त मैच हो। मोनिका ने गंभीर आवाज में कहा, तुम क्यों न चौथे मास्टर स्वान के करीब जाने की कोशिश करो। मीनाक्षी अपने बेटे अर्जुन को लैपटॉप पर काम करते देख रही थी। उसकी छोटी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। मीनाक्षी, सन्नाटा तोड़ते हुए मोनिका ने फिर कहा। मीनाक्षी ने जवाब दिया, हाँ, कह रही थी तुम? मैं कहती हूँ, चौथे मास्टर स्वान को अपना ध्यान दिलाओ। क्रेस्टन सिटी के भी लोग उनसे थोड़ा डरते हैं। अगर तुम उनका ध्यान खींच सको तो न सिर्फ शर्मा परिवार बल्कि एडविन भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझ में ज्यादा विश्वास करती हो। तुम तो सच में परियों जैसी हो। मैं आदमी होता तो मैं भी तुम्हारे लिए गिर पड़ता। और वो एडविन जो तुम्हारे साथ धोखा करके जाजमिन के पास गया, वो इसलिए गया क्योंकि तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे चौथे मास्टर स्वान के पास जाना है। क्यों नहीं? वो अब फ्री है। मैं तुम्हारे लिए मौका बनाती हूँ। मेरा पति उसका पर्सनल डॉक्टर है। मैं उससे कहूंगी कि तुम्हारी मुलाकात करवा दे। मीनाक्षी ने सोचा कि शायद मोनिका का मजाक ही उसे पागल कर देगा। तुम भूल रही हो कि किसी ने भी चौथे मास्टर स्वान के साथ किसी महिला को नहीं देखा है, मीनाक्षी ने कहा। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो समलैंगिक है, मोनिका ने तर्क दिया। ठीक है, तुम्हारी जीत। शायद वो अपने श्रीमती के लिए इंतजार कर रहा है और तुम ही उसकी श्रीमती हो। मीनाक्षी ने लौटकर अपनी बात कही, यह कोई ऑनलाइन उपन्यास नहीं है। यह सचमुच मुमकिन नहीं। क्यों इतनी जिद्दी हो? क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मोनिका मीनाक्षी के दुश्मन के सामने फिर से घुसी हुई थी, पर मीनाक्षी के मन में दृढ़ता थी। इसी बीच फोन बजा। मीनाक्षी ने उठाया। हेलो, कैसे हो? जगह के आदत पड़े, एक परिचित आवाज आई। कोई मतलब नहीं। मुझे याद करती हो? कभी नहीं। तुम अब भी ठंडी हो, वरना मैं इतने सालों तक क्यों जिंदा रहती? लगता है तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है। नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। जब भी जरूरत हो मुझे फोन करना। हम बाय। मीनाक्षी ने फोन बंद किया। अर्जुन बोला, क्या वो किंग्सली था? मीनाक्षी ने सिर हिलाया। क्या उसे हमारी याद आती है? शायद नहीं, मीनाक्षी ने कहा और क्रूर मुस्कुराहट दी। अब आगे क्या करेंगे? अर्जुन ने पूछा। मछली के चारे के लेने का इंतजार करते हैं, मीनाक्षी ने कहा। अर्जुन ने माथा ताना। फिर मीनाक्षी ने उसका बाल सहलाया और कहा, चलो नाश्ता करते हैं। अर्जुन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अध्याय 10। चैरिटी बॉल। मीनाक्षी ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने बेटे अर्जुन के साथ थी। जाजमिन और जेनिफर उसकी ओर घूर रही थी। मीनाक्षी ने जब उनके सामने से गुजरते हुए हल्की ताना भरी मुस्कान दी तो जाजमिन को यह तकलीफ पहुंची। क्या उसने मुझ पर ताना मारा? जाजमिन ने बुरी तरह पूछा। ये कहानी तो अंगूर और लोमड़ी की है, और वो लोमड़ी, जेनिफर बोली। उनके विवाह की तुलना में मीनाक्षी की शादी पूरे मुंबई के हाई सोसाइटी में मजाक बनी हुई थी। अगले दिन प्रेस में खबर आई कि मीनाक्षी और थेदस की शादी तय हो गई है। सब हैरान थे क्योंकि मीनाक्षी कभी मुंबई के प्रतिष्ठित शर्मा परिवार की राजकुमारी थी। मीनाक्षी अपने दांत ब्रश कर रही थी, तभी मोनिका ने फोन पर खबर दी। मोनिका की आवाज में चिंता थी। तुमने कैसे सहमति दे दी उस थेदस के साथ शादी करने की? क्या तुम्हें पता नहीं उसका जेल जाना और उस रात उसने एक महिला को मारा था? मोनिका ने चिल्लाकर कहा, तुम एक हत्यारे से शादी करने जा रही हो? तुम्हें अपने आप से प्यार करना होगा। इन सब झगड़ों से दूर रहो। मीनाक्षी ने कहा, मैं ठीक हूँ मोनिका। मोनिका ने कहा, तुम अपने पिता के किए को भी सह गई जब उसने तुम्हें मारा था। क्या तुम खुद से प्यार करती हो? कब तक अपने परिवार की बातों को सहोगी? मीनाक्षी ने सहमति में कहा, नहीं, अब नहीं। मोनिका ने पूछा, तो ये सब क्या मतलब है? मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, मीनाक्षी ने स्पष्ट कहा। मोनिका ने बताया वह कैसे उस रात मीनाक्षी को अस्पताल ले गई थी, अपनी जान दांव पर लगाकर। मीनाक्षी ने कहा कि वह अब और चोटिल नहीं होगी और उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया। मोनिका ने कहा, झूठ मत बोलो। मैं नहीं बोल रही। सब अपने में मत रखो। नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ, पर खुद को ज्यादा परेशान मत करो, मोनिका ने संजीदगी से कहा।
तभी मीनाक्षी ने नजर उठाकर कहा, क्यों न तुम चौथे मास्टर स्वान के करीब जाने की कोशिश करो। अध्याय 11। मीनाक्षी ही थी जिसने माना मीनाक्षी ने बेटे अर्जुन का हाथ पकड़े महफिल में उन महिलाओं की बातें सुनी जो उसे और उसके परिवार को लेकर गॉसिप कर रही थी। अर्जुन ने माँ की तरफ देखा। माँ, क्या वे हमारे बारे में बात कर रहे हैं? मीनाक्षी ने हल्के से कंधे उचका दिए। अब उसे इन छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसने जिंदगी से यही सीखा था कि बेमतलब की मसलों को नजरअंदाज करना चाहिए और जब बदला लेने का वक्त हो तब पूरे दम से लड़ना चाहिए। चलो, तुम्हारे लिए मिठाई लेते हैं, मीनाक्षी ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने चुपचाप महिलाओं की तरफ देखा। उनकी छोटी उम्र के बावजूद आंखों में हल्की मायूसी थी। दोनों मिठाई वाली टेबल की तरफ गए। मीनाक्षी ने बहुत ध्यान से केक चुनी। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा और उससे पहले क्रीम केक उठा लिया। नजरें मिली। मीनाक्षी जी, मेरे मालिक को चॉकलेट से एलर्जी है, टेडी ने शालीनता से कहा। मीनाक्षी ने बस मुस्कुरा दी और अर्जुन का हाथ पकड़े दूसरी तरफ चली गई। वह अपने बेटे के लिए सबसे बढ़िया केक चुनने लगी। माँ, आप नहीं खा रही? अर्जुन बोला। मुझे भूख नहीं है, मीनाक्षी ने प्यार भरी नजर से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद थेदस आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुम यहाँ आई लेकिन मेरे पास नहीं आई। मेरा बेटा भूखा था, क्यों उसे साथ लाई हो? ये मेरा अपमान है। अगर लगता है तो पूरी रात अनदेखा कर सकते हो थेदस जी, मीनाक्षी ने शांति से जवाब दिया। थेदस गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। टेडी थोड़ी देर तक संकोच में रहा, फिर बोला, मेरा मालिक मिठाइयाँ लेता है इसलिए मुझे और लेना है। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। माँ, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, मैं साथ चलूंगी। मीनाक्षी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। महफिल में ज्यादातर लोग मीनाक्षी को जानते थे, मगर कोई उससे बात करने आगे नहीं आया, पर उसकी सुंदरता सबका ध्यान खींच रही थी। मीनाक्षी बाहर गार्डन का रुख कर रही थी। अर्जुन पुरुषों के वॉशरूम में गया। मीनाक्षी बाहर इंतजार कर रही थी। कुछ लड़कियां बाहर आईं और फुसफुसाने लगी। क्या तुमने चौथे मास्टर स्वान को देखा? हाँ, इतना हैंडसम, बयान नहीं कर सकती, पर उसकी कोई लड़की नहीं है। शायद छुपा कर रखी हो, एडविन ने कहा। उसका कोई रिश्ता नहीं है, इतना हैंडसम लेकिन अजीब हालत, शायद कोई बीमारी है। मीनाक्षी ने उनकी बातों की हद पार होते देखा और गुस्से में बोली, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लड़कियां हक्की बक्की। तुम्हें कैसे पता? अनुमान, शायद इतनी सुंदरता और शक्ति से कोई कमजोर नहीं होगा। तभी अंधेरे में एक गूढ़ स्वर गूंजा। क्या वाकई? लड़कियां डरकर भाग गईं। मीनाक्षी के सामने चौथा मास्टर स्वान यानी एडविन खड़ा था। मीनाक्षी पल भर को घबरा गई। एडविन नजदीक आया। उसकी उपस्थिति और उच्च समाज में रुतबा माहौल में दबाव डाल रहा था। क्या तुम्हें याद है? क्या याद? मैं और तुम कभी मिले भी नहीं, बस तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर बात टाल दी। एडविन उसकी तरफ देखता रहा। फिर हल्की मुस्कान आई। नहीं, सिर्फ तुम हो जिन्होंने इसे सच माना। जे अध्याय 12। उससे सबक सिखाओ। मीनाक्षी ने अपने बेटे अर्जुन का हाथ पकड़ा और बगीचे की ओर चली। वह महिलाओं की बातें सुन रही थी जो उसके परिवार और खुद के बारे में बातें कर रही थी। गपशप का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। तभी हॉल के अंदर किसी ने तेज चिल्लाहट की। मीनाक्षी घबराकर भीतर दौड़ी। चौथा मास्टर स्वान भी उसके पीछे था। हॉल में मीनाक्षी ने देखा कि उसके बेटे के चारों ओर लोग जमा थे। अर्जुन ने अपनी मां की ओर नाराजगी से देखा। मीनाक्षी ने देखा कि ऑक्टाविया, लोग परिवार की महिला, अपने गिरते हुए ड्रेस को थामते हुए घबराई हुई थी। किसी ने जानबूझकर उसका ड्रेस खींचा और वह गिर गया, जिससे उसका फिटेड ब्रा साफ दिखने लगी। क्या हुआ? दामियान भाग कर आया। इस नाबालिग ने जानबूझकर ऐसा किया, ऑक्टाविया चिल्ला रही थी। थेदस ने तुरंत जैकेट उतारकर ऑक्टाविया की शर्मिंदगी छुपाई। अर्जुन ने पानी पानी हालत में कहा, मुझे माफ कर दो दादी, मैंने ऐसा नहीं किया। ऑक्टाविया ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दो। तभी मोनिका भी आई। उसने यह दृश्य देखा और गुस्से में छलका। पर इससे पहले कि वह कुछ कहती, मीनाक्षी ने आवाज बुलंद की, कैसे हो सकते हो इतने अशिक्षित? मैडम लोग, ये बच्चा माफी मांग चुका है। बुजुर्गों को बच्चों के साथ ताने मारने की बजाय सहनशील होना चाहिए। सभी स्तब्ध। यहाँ सभी लोग अपने शिष्टाचार जानते हैं। तुमने क्यों छोड़ा कि मेरा बेटा तुम्हारा ड्रेस गिराए? मीनाक्षी ने आदर से बोलते हुए तीखा ताना मारा। मीनाक्षी, ऑक्टाविया चिल्लाई, मैं तुम्हारी बहू बनूंगी और मुझे इसमें सीखना है कि सद्भावना के साथ नुकसान भी सही तरीके से सहना। मीनाक्षी ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। ऑक्टाविया चुप हो गई और दामियान शर्मिंदा हो गया। थेदस, भाभी को यहाँ से ले चलो, दामियान ने गुस्से में कहा। थेदस ने मीनाक्षी को घूरा, फिर अपनी माँ को ले गया। अलेक्जेंडर जल्दी आकर बोला, दामियान, बच्चे से गलती हो गई, सब ठीक है, शांत रहो। लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मोनिका ने मीनाक्षी को ललकारा, तुमने आज सबको जवाब दिया। वाह, मीनाक्षी ने मुस्कुराई। अर्जुन घबरा गया और उनकी नजरें चौथे मास्टर स्वान से जुड़ी। वह उसे पसंद नहीं करता था। अध्याय 13। बोली बढ़ाओ जैसे ही छोटी मोटी घटना शांत हुई, असली कार्यक्रम शुरू होने वाला था।
हॉल के लाइट मंद हो गए और एक आदमी मंच पर आया जिस पर स्पॉटलाइट था। शुभ संध्या सभी अतिथिगण। मुंबई के चैरिटी संगठनों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक चैरिटी बॉल में सभी मेहमान स्वतः मंच के चारों ओर इकट्ठे हो गए। थोड़े परिचय के बाद एंकर ने नीलम के क्राउन में लगी नीलम की बोली शुरू करवाई। यह खूबसूरत नीलम रानी एलिजाबेथ के मुकुट की है, लगभग 80 साल पुरानी और अब भी चमकीली। यह कई विदेशी नीलामी में भी देखी गई है और अब यहाँ मुंबई में आई है। इसके लिए शुरुआत की बोली 50 लाख रुपए है और हर बढ़ोतरी 2 लाख रुपए की होगी। बोली चलने लगी 60 लाख, 62 लाख, 64 लाख। अचानक किसी ने कहा 70 लाख। मीनाक्षी पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मोनिका उत्सुक हो उठी। मुझे लगता है ये एडविन है। मीनाक्षी चुप रही। मोनिका ने कहा जाजमिन को शादी का तोहफा देने के लिए वो इस नीलम को खरीदना चाहता है। मीनाक्षी आश्चर्यचकित हुई। तुम्हें कैसे पता? मोनिका ने कहा तुम्हारी सौतेली बहन बड़ी घमंडी है। शादी तय होने के बाद वह अपने ऊपर बड़े बड़े झूठ बोल रही थी। मीनाक्षी ने बोली ठीक है और बोली 90 लाख। सब हैरानी में थे, न सिर्फ मोनिका बल्कि पूरा हॉल। एडविन का चेहरा खिंच गया और जाजमिन के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। कैसा व्यवहार है, वह सोच रही थी। एडविन बोला 1 करोड़। मीनाक्षी बोली 1 2 करोड़, 1 4 करोड़, 1 6 करोड़। एडविन के चेहरे पर गम झलक रहा था। मोनिका ने सोचा मीनाक्षी जैसा शेर दोबारा नहीं दिखेगा। एडविन ने अंतिम बोली निकाली 1 8 करोड़। मीनाक्षी बोली 2 4 करोड़। मोनिका ने अपनी जेब में पैसों की गिनती शुरू कर दी। मीनाक्षी ने कहा मेरे पास एक पैसा भी नहीं। मोनिका हैरान रह गई। 2 4 करोड़ एक बार, 2 4 करोड़ 2 बार, 3 करोड़। एडविन ने आखिरी बार बोला। तुम फिर से बोली बढ़ाओगी? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। मोनिका ने राहत की सांस ली। 3 करोड़ एक बार, 3 करोड़ 2 बार, 4 5 करोड़। सब चौंक गए। यह बोली चौथे मास्टर स्वान ने लगाई। उन्होंने पूरे कार्यक्रम में ठंडी निगाह रखी थी, पर यह वक्त उनका था। एडविन हैरान, बोल नहीं पाए। 4 5 करोड़ एक बार, 4 5 करोड़ 2 बार, 4 5 करोड़ में नीलम बिक गई। बधाई। एंकर ने हथौड़ा मारा। नौकर ने नीलम उठाई और चौथे मास्टर स्वान को दी। मास्टर ने नीलम को देखा और फिर टेडी की तरफ देखा, जो चौंक गया था। यह मास्टर पहले जैसा नहीं लग रहा था। अध्याय 14। क्या मीनाक्षी ने चौथे मास्टर स्वान के नियम तोड़े? चैरिटी बॉल खत्म हुई और नीलम अपने नए मालिक के हाथों में थी। अतिथिगण विदा होने लगे। मीनाक्षी ने अपने बेटे अर्जुन का हाथ थामे शर्मा परिवार की कार की ओर बढ़ी। कार में बैठने से पहले चौथा मास्टर स्वान उनके सामने खड़े थे। उनके साथ उनके सेकंड टेडी भी था। मीनाक्षी जी, चौथे मास्टर ने बुलाया। उनका यह व्यवहार सबकी नजरों में आया। मीनाक्षी ने शांत आवाज में पूछा हाँ चौथे मास्टर स्वान, क्या बात है? उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और टेडी ने मीनाक्षी को एक बॉक्स दिया। मीनाक्षी जानती थी कि बॉक्स में वह नीलम है जिस पर उन्होंने 4 5 करोड़ की बोली लगाई थी। मीनाक्षी ने पूछा यह किस लिए? तुम्हारे लिए, चौथे मास्टर ने गंभीरता से कहा। मीनाक्षी ने होठ टाइट किए। उनके इर्द गिर्द नजरें बढ़ती जा रही थी। मुझे यह चीज नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। बागान में तुम्हारी तारीफ के लिए धन्यवाद मीनाक्षी, चौथे मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी हैरान रही। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने निजी मामले की इतनी हिमायत की होगी। मैं तो बस सच बोली, मीनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा। चौथे मास्टर ने घूरा। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? नहीं, तो फिर इतनी बोली क्यों बढ़ाई? सभी हैरान। मीनाक्षी से जवाब की उम्मीद। मैं बस बोर हो गई थी। अपनी आवाज की ताकत परख रही थी। चौथे मास्टर चुप हो गए। टेडी ने महसूस किया कि उनका मालिक शायद पछतावा कर रहा है। कुछ देर बाद चौथे मास्टर ने कहा अच्छी आवाज है मीनाक्षी, और वो तेजी से वहां से चले गए। चुपचाप मीनाक्षी ने उन्हें विदा किया और कार में बैठी। मेहमान धीरे धीरे चले गए। जाजमिन गुस्से से भरकर अपनी कार में बैठी। उनकी टकराहट से सभी लोगों ने मीनाक्षी और चौथे मास्टर स्वान के बीच के संवाद देखे। जाजमिन सोच रही थी कि क्या मीनाक्षी को उसी जगह गला घोंटना चाहिए जहां उसने उसे अपमानित किया था। एडविन भी नाराज था। उसे नहीं पता था मीनाक्षी ने उसके चाचा से संपर्क कब किया था। मीनाक्षी की वापसी के 3 दिनों में यह संभव नहीं था कि वह इतनी जल्दी उनसे जुड़ जाए। एडविन पेट भरे गुस्से में था। मीनाक्षी को मंजूर नहीं होने दूंगा। उसे समझाऊंगा कि मुझसे टकराना खतरे से कम नहीं है। अध्याय 15। एक शक्तिशाली वापसी। मीनाक्षी अपने बेटे अर्जुन को लेकर शर्मा परिवार के महल लौट आई। सबसे पहले अनिल शर्मा घर पहुंचे। वे सीधे जाकर अपने कमरे में जाने की बजाय लिविंग हॉल में बैठ गए। जेनिफर, जाजमिन और जोशुआ भी वहीं थे। जाजमिन की आंखें लाल और फूली हुई थी, जैसे हाल ही में उसने बहुत रोया हो। मीनाक्षी ने सबको अनदेखा किया और अर्जुन के साथ ऊपर जाने लगी। रुको, अनिल ने जोर से कहा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा महल कांप उठा हो। मीनाक्षी शांत होकर मुड़ी और पूछा क्या हुआ? अनिल गुस्से में बोला तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुम्हें समझ नहीं आई? सालों बीत गए और तुम नहीं बदली।
तुम अब भी अविवेकी हो। क्या मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मीनाक्षी ने सीधे अनिल की आंखों में देखा। अनिल ने क्रोधित होकर मीनाक्षी के करीब जाकर थप्पड़ मारने की कोशिश की। अर्जुन ने डरते हुए अपनी मां का हाथ कस लिया। मीनाक्षी ने बड़ी सहजता में कहा, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो थीदस के साथ मेरी शादी खत्म। अनिल का हाथ हवा में रुका। वह मीनाक्षी की बातों से दहशत में था। वह कई सालों से कारोबार में था और कम ही कोई उसे इस तरह चुनौती देता था। फिर अनिल ने गुस्से से कहा, तुमने लोक परिवार का अपमान किया है और अब भी शादी की सोच रही हो। मीनाक्षी ने तंज कसते हुए कहा, शादी का मतलब केवल मंथन और मुनाफा होता है। परिवार को क्या फायदा होगा, वही मायने रखता है। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं। अनिल चुप हो गया। मीनाक्षी ने आगे कहा, मैंने वो किया जो सही था। अर्जुन की खातिर खड़ी हुई और ऑक्टाविया की बदतमीजी सहन न की। मैं लोक परिवार को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। तुम सोचो क्या गलत किया मैंने, पर सार्वजनिक जगह पर उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। मीनाक्षी ने कहा, मैंने शुरुआत नहीं की, वो मुझे मजबूर करने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चुप बैठना चाहिए था या मेरा खुद के लिए खड़ा होना गलत है? जैसे 7 साल पहले, बस करो। 7 साल पहले तुम्हें जो मिला वो तुम्हारा हक था। मीनाक्षी ने ठंडी मुस्कान दी। अनिल ने पूछा, नीलामी में इतनी बोली क्यों बढ़ाई? तुम्हें क्या लगता है लोग समझेंगे कि हमारा परिवार खुशहाल है? सब जानते हैं जाजमिन ने मेरा रिश्ता क्यों तोड़ा। क्या हम सबके सामने परिवार का प्यार दिखाना जरूरी है? मैं बस गेम खेल रही थी, एडविन को दिखाने के लिए कि वो कितना प्यार करता है। जाजमिन बुदबुदाई, तुम्हारे इस सब ने मेरे और एडविन के रिश्ते को खराब कर दिया। मीनाक्षी ने कहा, अपनी शादी के वक्त जो कुछ भी तुम्हारे और एडविन के बीच था वो सच में वो है। जाजमिन ने गुस्से में चिल्लाया। मीनाक्षी, जेनिफर ने उसे खींचकर चुप कराया। काफी हुआ। जाजमिन चाहती थी मीनाक्षी को धर दबोचे। मीनाक्षी के चेहरे पर नींवदार मुस्कान थी। रात हो गई है, सोने का वक्त है। शुभरात्रि। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और ऊपर चली गई। बाकी सब उसे निहारते रह गए। जाजमिन शर्मिंदा और निराश थी। पापा, मम्मी, मीनाक्षी वापस आई है और सबको अपमानित कर रही है। अनिल बुरा मान गया। काफी। वो हमारे लिए अब जरूरी है, थोड़ा समय दो। लेकिन शादी के बाद उसे सजा दूंगा। जेनिफर ने जाजमिन की ओर तीखी नजर डाली और उसे शांत किया। जाजमिन फिर से सौम्य हो गई। पापा, मीनाक्षी लॉरेंस जैसे नहीं दिखती, वो कभी लॉरेंस नहीं रही। अनिल गुस्से में बोला। जाजमिन खुश हुई। अब मीनाक्षी को मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ेगा। वह पहले जैसी दया नहीं पाएगी। उसने प्रण लिया कि मीनाक्षी को जी याद रहेगा। मीनाक्षी अपने कमरे में गई, अर्जुन को पजामा पहनाया और सुलाने की तैयारी की। माँ, तुमने आज अच्छा किया, मीनाक्षी ने कहकर उसका बाल सहलाया। अर्जुन परिचित नहीं था मुस्कुराने में, लेकिन जब वह मुस्कुराता वह दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा बन जाता। मीनाक्षी ने उसके गालों को प्यार से चुमना चाहा, लेकिन हल्का सा चुटकी ली। उसकी नजरें अर्जुन की बड़ी प्यारी आंखों में थी। अर्जुन, हमारे कुछ सख्त दिन आने वाले हैं, मुझे डर नहीं है। कोई मुझसे या तुमसे टकरा नहीं सकता, यहाँ तक कि मेरे मृत पापा से भी नहीं। मीनाक्षी ने उसके बच्चे को गले लगा लिया। अर्जुन ही वह था जिसकी वजह से वह गमो भरे दिनों में जिंदा दिल बनी रही। उसके जीवन में अब केवल कुछ लोग महत्वपूर्ण थे, अर्जुन, मोनिका और किंग्सली। बाकी सब हजारों बार मर भी जाएं, वह परवाह नहीं करेगी। अध्याय 16। जाजमिन की शर्मिंदगी। अगली सुबह जब मीनाक्षी अभी टॉयलेट पर थी तभी मोनिका का फोन आया। मोनिका, मीनाक्षी ने फोन उठाया। मीनाक्षी, मैं पागल हो रही हूँ। ओह माय गॉड, मोनिका की आवाज फोन पर क्रोधित और तनावित लग रही थी। डॉक्टर जोन्स ने तुम्हें गुस्से में डाल दिया क्या? मीनाक्षी शांत थी। उन बातों को मत ले आओ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या हुआ? जाजमिन, तुम्हारी छोटी बहन, उसने ऑनलाइन क्या पोस्ट किया? मीनाक्षी ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या? उसने लिखा, थैंक यू अंकल एडवर्ड, साथ में कल की वही नीलम की तस्वीर। क्या एडवर्ड स्वान पागल हो गया? उसने एडविन से आगे बढ़कर ये नीलम खरीद ली जाजमिन के लिए। मीनाक्षी चुप रही, दिल में अजीब सा महसूस हुआ। मोनिका ने कहा, मुझे पता है मैंने कल पहले निकल लिया था, पर सुना है कि चौथा मास्टर स्वान तुम्हें नीलम देना चाहता था, लेकिन तुमने मना कर दिया और ये नीलम जाजमिन के पास पहुंची। मैंने तो मना किया था। क्या तुम्हें होश है? मैंने ये अफवाह समझा था कि एडवर्ड महिलाओं को लेकर अक्रिय है। बहुत तेज आवाज से मोनिका चिल्लाई। मीनाक्षी ने फोन दूर कर लिया। जाजमिन के पास ये नीलम आ गई, अब वह इसे सबके सामने घमंड से दिखाएगी। पहले एडविन के बारे में झूठ फैलाती थी, अब स्वान परिवार की नीलम के साथ स्थिति और खराब होगी। जो करना चाहो करो, मीनाक्षी ने गैर फ्रिक्वेंट अंदाज में कहा। क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारा आदमी छीन लिया, तुम्हें बहन पिछवाड़े मारा और घर से निकाल दिया? मैं तो उस बसे को जान से मार डालना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे फिर बात करनी है, मीनाक्षी ने कहा। वह टॉयलेट पर थी। तुम अभी भी टॉयलेट में हो? मैं तो कंपन में हूँ। फोन पर मोनिका का गुस्सा आ रहा था। वैसे मीनाक्षी को दिल में बुरा लगा।
क्या तुम्हें खबर लीक कर दूं? बताऊं कि चौथे मास्टर स्वान ने तुम्हें नीलम दी थी, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए जाजमिन के पास गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। मीनाक्षी ने मोनिका की गलत सोच को टाल दिया। मोनिका ने दांत कस लिए। इससे जाजमिन शर्मिंदा होगी। मैं जिंदा रहूं तो उसे झेलूंगी। किसकी भी चिंता मत करो। जाजमिन एक झूठी है, वो सबको बुरी तरह डिफेम करती है। वह जरूर अपनी करनी की सजा पाएगी। मोनिका अचानक फोन काट दिया। मीनाक्षी चुपचाप फोन देखते रही। माँ, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अर्जुन ने खूबसूरत आंखों से देखा। कुछ नहीं। जल्दी धो लो। अर्जुन टॉयलेट गया। सड़कों पर मुंबई की सुबह की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी। काली गाड़ी में टेरी मोबाइल देख रहा था। सर, इंटरनेट पर आपका नाम ट्रेंड कर रहा है। एडवर्ड ने देखा। जेमसन को दी गई नीलम वही है जो मीनाक्षी ने मना किया था। टेरी बोला, मैं इसका तुरंत निपटारा करवा दूं। मत करो, एडवर्ड ने कहा। टेरी ने सिर हिलाया। लगता है उनका मालिक पागल हो गया है। अध्याय 17। शर्मा परिवार के साथ समझौता। मीनाक्षी जब बेटे अर्जुन को लेकर नीचे आई तो उसने देखा कि जाजमिन लिविंग हॉल में उदास चेहरा लिए बैठी थी। उसका दिन भावनाओं की लहरों में बीता था। सुबह चौथे मास्टर स्वान से मिली नीलम की तोहफे ने उसे खुशियों से सराबोर कर दिया था। उसने सोशल मीडिया पर धन्यवाद अंकल एडवर्ड की पोस्ट की, ताकि वह सभ्य और कृतज्ञ लड़की दिखे। साथ ही यह अपने दोस्तों को दिखाने का मौका था कि स्वान परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया है। इससे उसकी हैसियत हाई सोसाइटी में और भी बढ़ गई थी। पर जब वह इसी सब की तारीफों और जलन भरे कमेंट्स का जवाब दे रही थी, तभी उसने एक ट्रेंड देखी। किसी ने यह खुलासा किया कि नीलम असल में मीनाक्षी के लिए था, जिसे उसने मना कर दिया। फिर यह जाजमिन के पास पहुंच गया। मतलब जाजमिन मीनाक्षी की बदनीयती का फायदा उठा रही थी। वह चमकदार नीलम दिखाकर खुश थी, पर अब ये वही नीलम उसके लिए शर्मिंदगी बन चुकी थी। जाजमिन जब फोन से उठी तो उसके सामने मीनाक्षी थी। वह सोचने लगी कि मीनाक्षी उसकी मिन्नत उड़ा रही है, मगर मीनाक्षी ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली, बस अर्जुन के साथ चलती रही। मीनाक्षी जानती थी कि यह जाजमिन की मूर्खता की वजह से हुआ था और वह इससे खूब प्रसन्न थी। तभी जाजमिन ने चिल्लाकर कहा, मीनाक्षी, यहीं रुको। मीनाक्षी रुकी और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें आग में घी डालना है क्या? तुम कौन हो? जाजमिन का धैर्य जवाब दे गया। सालों पहले तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाला था। मैं अब शर्मा परिवार की नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं राजकुमारी हूँ? क्या तुम सोचती हो पिता का बुलावा ही मेरा आगमन है? तुम तो परिवार के मुनाफे के लिए यूं ही खेल का माध्यम हो। कौन सी बात पर इतना गर्व कर रही हो? मीनाक्षी जाजमिन की तरफ उदासीन नजरों से देख रही थी। अर्जुन भी न अनुकूल नजरों से देख रहा था। मीनाक्षी ने कहा, क्या सचमुच ऐसा है? और उदासीनता जताई। जाजमिन गुस्से में बोली, तुम उन थेदस लोग से शादी करोगी जो बदनाम है। तुम्हारे पिता को मुनाफा चाहिए सिर्फ। कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। मीनाक्षी ने तंज भरे अंदाज में कहा, शादी से मुनाफा तो होगा। जाजमिन बताओ, लोग परिवार तुम्हारे लिए कितना देता है? जोनाथन शर्मा परिवार के मुखिया छुपे हुए थे, लेकिन उनकी आवाज अचानक गूंज उठी, कहीं तुम भौंक गई लड़कियों? उठाओ अपनी जगह। जाजमिन कांप उठी। उसका चेहरा भयभीत था। मीनाक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादा, मुझे लगा तुम मुझे अपने प्यार के लिए बुलाते हो। नहीं तो शादी तो केवल व्यापार है जिसमें मैं अपने बच्चे के लिए हकदार हूँ। जोनाथन ने आदेश दिया, जाजमिन, अपने कमरे में जाओ और अगले कुछ दिनों तक बाहर मत आना। जाजमिन ने मन ही मन गुस्से में कहा कि मीनाक्षी ने सबको शर्मिंदा कर दिया। मीनाक्षी ने जोनाथन के साथ एक पल तक खामोशी से नजरें मिलाईं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादा, तुम्हारा झुकाव जाजमिन की ओर साफ दिखता है। अगर मैं ऐसा कहता तो तुम मुझे थप्पड़ जड़ देती। जोनाथन बोले, क्या नाराज हो? यह सिर्फ बदला है। अध्याय 19। मोनिका की जटिल भावनाएं। नहीं, तुम दोनों जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हो और तुम गुस्सा भी नहीं हो कि वह दूसरों लड़कियों के साथ क्लब में है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मीनाक्षी ने साफ कहा। पर बात नहीं। मीनाक्षी ने विषय बदल दिया। वैसे तुम क्लब में क्यों हो? शादीशुदा हो, तुम्हें अपने पति के पास रहना चाहिए। भला पत्नी? हमारा रिश्ता केवल कागजों तक सीमित है। हमारी अपने अपने जीवन है। मुझसे अच्छी पत्नी बनो मत कहना। और वैसे भी वह मुझसे ज्यादा मजा ले रहा है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ? मीनाक्षी ने भौहें उठाईं। मीनाक्षी को मोनिका की शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। क्या? मोनिका ने तंज भरे अंदाज में पूछा। मैं याद करती हूँ, जब कॉलेज में थी तो पहली नजर में किसी पर दिल आ गया था। फिन सब गुणों का मालिक था और तुम उससे दिल से प्यार करती थी। सब साउथहैम्पटन में जानते थे कि तुम ही थी जो उसको चाहती थी। मैं उस वक्त बहुत भोली थी। तो तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया? हम, मोनिका ने जवाब दिया। तो क्या हुआ? क्यों टूट गई? कुछ कहना मुश्किल है, मोनिका ने भागते हुए कहा। मोनिका, देखो, तुम और एडविन के बीच भी कुछ ऐसा ही था। क्या तुमने उसे धोखा दिया? मीनाक्षी ने हड़काकर पूछा। क्या बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई बच्चलन हूँ? क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? मोनिका गुस्से में थी।
फिर तुम उससे शादी क्यों कर ली? प्यार तो नहीं पैदा हुआ। मोनिका, ठीक है, बंद करो। फिन और मैं केवल पति पत्नी हैं कागजों पर। जल्दी या बाद में तलाक होगा। मोनिका ने कहा पर सच नहीं बताया। मुझे लगता है फिन ठीक है। शायद तुम्हारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुमने उसे 2-3 बार देखा और सोचती हो वो ठीक है। उसके उस सुंदर चेहरे में मत फंसो। मैं उसके बारे में भूल भुलिया में थी। मैंने सोचा था वह शर्मीला और वफादार है, लेकिन वो घटिया इंसान निकला। मैं किसी और से प्यार कर लूं उससे बेहतर है। मीनाक्षी ने अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश की पर मोनिका ने रुचि खो दी। ठीक है, तुम नहीं आना चाहती तो मैं अकेले पीती हूँ। अपना संयम रखो। मैं 3 साल की नहीं हूँ। सो जाओ। मेरे गॉडसन को कहना मैं जब फ्री होंगी तो उसे थीम पार्क लेकर जाऊंगी। फिर कॉल कट गई। मीनाक्षी अपने फोन को देखते हुए सोच में डूब गई। पिछली रात चैरिटी बॉल में उसकी पहली मुलाकात फिन से हुई थी। कई साल पहले मीनाक्षी को एक अनजान नंबर से फिन का कॉल आया था। उसने बताया था वह मोनिका के फोन से उसका नंबर मिला है और इसलिए कॉल कर रहा है। फिन ने उसकी सहायता चाही थी कि मोनिका से बात करे क्योंकि वह मीनाक्षी को याद करता था, लेकिन मोनिका ने उससे संपर्क नहीं किया। उसके बाद फिन ने कहा कि वह उसे फिर कॉल नहीं करेगा। कुछ दिनों में मोनिका ने अपने एक से शादी कर ली। मोनिका ने ब्रेकअप के बाद कई रिश्ते बनाए लेकिन ठीक से समझ पाने का समय नहीं मिला। अब मोनिका की प्रेम कहानी इतनी जटिल नहीं थी। वह बार में थी, कॉकटेल पी रही थी। ब्रेकअप के बाद उसने फिर अपने एक से शादी कर ली। मोनिका ने पूरा कॉकटेल पीकर क्लब छोड़ा। इससे पहले जल्दी घर जाना उसके लिए असामान्य था। वह उस आदमी के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। फिन की अनुशासित और उबाऊ जीवन शैली उसे परेशान करती थी। कुछ साल पहले फिन ने उसे धोखा दिया था। मोनिका ने टैक्सी ली और कुछ देर बाद फिन के बंगले के बाहर पहुंची। उनका पिता बंगला खरीद चुका था, पर बंगला फिन के नाम पर था। मोनिका समझ नहीं पाई कि उसके पिता अपने दामाद को अपनी बेटी से बेहतर कैसे मानते थे। तभी बंगले का फिंगरप्रिंट लॉक खोलकर अंदर गई। फिन पहले से सो रहा था। हल्का नशे में वह बेडरूम में गया। फिन नंगा था और मोनिका ने उसे घूरा। कुछ देर बाद फिन ने तौलिया बांधते हुए कहा, इतना देख लिया। मोनिका ने मुंह मोड़ लिया, देखने लायक कुछ नहीं। तुम्हारा कमरा पास में है। नशे में बिना वजह मेरे कमरे में मत आना, फिन ने ठंडी आवाज में कहा। मोनिका ने आंखें घुमाई। मोनिका ने पूछा, तलाक कब लेने वाले हैं? तुम कब चाहती हो? फिन ने पूछा। क्या क्या तुम सोचते हो कि मैं तलाक से डरती हूँ? नहीं। क्या डर रही हो? ब्रेकअप के बाद दूसरे शख्स को किस किया? और फिन ने कहा, ठीक है, कम से कम ब्रेकअप के बाद था, शादी में धोखा नहीं जैसा। फिन घूरा। और वह लड़की जो तुम्हारे साथ थी कब दिखेगी? मोनिका ने तंज कसा। बाहर निकलो, फिन चिल्लाया। मोनिका गुस्से में दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गई। यह शख्स, मैं आखिरकार तलाक ला दूंगी, उसने आंखें बंद की। अचानक फोन बजा। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई। मोनिका, क्या तुम्हें पता है माइकल अगले हफ्ते आ रहा है? माइकल? माइकल रॉस? माइकल मोनिका का पुराना प्रेमी था। अध्याय 20। चौथे मास्टर स्वान, मेरी माँ और मुझे तुम पसंद नहीं हो। शर्मा परिवार के महल में मोनिका का फोन काटने के बाद मीनाक्षी ने एक और कॉल किया। अच्छा है कि तुमने मुझे कॉल किया। दूसरी तरफ एक चंचल आवाज आई, मुझे थेदस लोक पर नजर रखनी है और उससे कुछ तस्वीरें चाहिए। मीनाक्षी ने कहा, बिल्कुल। आवाज ने जवाब दिया, और मुझे दक्षिण मुंबई ट्रांसफर जल्दी चाहिए। कितनी जल्दी? 1 हफ्ते। तुम मुझे ज्यादा आंक रही हो। अभी अभी मुझे शर्मा परिवार की कंपनी के 5% शेयर मिले हैं। मीनाक्षी का मूड कोई बातचीत का नहीं था। शाबाश, अच्छा किया, आदमी ने तारीफ की। संपर्क में रहना। रुको, मीनाक्षी फोन काटने ही वाली थी कि आदमी ने पीछे रोक लिया। क्या? सुना है तुम्हारा चौथे मास्टर स्वान से कल रात चैरिटी बॉल में परिचय हुआ। तुम्हें खबर कैसे मिल गई? मीनाक्षी ने तंज किया। उससे दूर रहो, आदमी ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम भी नहीं। आदमी चुप हो गया। कम से कम मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, इसलिए तो मैं अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। मीनाक्षी, बस करो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मीनाक्षी ने रोक दिया। आदमी हंसा, बहुत अच्छी लड़की। फिर फोन खत्म हो गया। अर्जुन ने अपना काम खत्म किया था। उसने माँ की ओर देखा। किंगसली? मीनाक्षी मुस्कुराई। मुझे उससे एक फेवर चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम नहाओगे? हाँ। मीनाक्षी उठी और अर्जुन के लिए नए कपड़े लाई। अर्जुन अकेले नहाने के लिए गया। मीनाक्षी ने बच्चे के प्यारे रूप को देखा। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन सामान्य और खुशहाल जिंदगी बिताएगा। आगामी सप्ताह शर्मा परिवार के लिए शांतिपूर्ण था। जाजमिन मीनाक्षी से नफरत करती थी, पर अनिल ने उसे संभाल रखा था। सभी मेहमान जोनाथन के 78वें जन्मदिन के लिए इकट्ठा हुए। मील के आसपास की उच्च वर्ग की प्रतिष्ठित हस्तियां भी वहां थी। मीनाक्षी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर गार्डन की ओर चली गई। थेरस ने आकर टोका, मैं आया और तुमने मुझे स्वागत भी नहीं किया। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराती, मीनाक्षी ने कहा।
ठीक से व्यवहार करो और मुझे शर्मिंदा नहीं करो। मीनाक्षी शांत रही। थेडस और मीनाक्षी कुछ देर बाद जोनाथन से मिलने गए। अर्जुन ने चौथे मास्टर स्वान से मुलाकात की। एडवर्ड ने लॉलीपॉप निकालकर बच्चे को दिया। मुझे कैंडी से दांत खराब हो जाएंगे, अर्जुन ने मना किया। एडवर्ड मुस्कुराया और कहा, यहाँ तो विशाल जगह है, कहीं खो न जाओ। अर्जुन ने बताया, यह हमारा घर नहीं है, बस हम यहाँ ठहरे हुए हैं। एडवर्ड स्तब्ध था कि बच्चा इतना स्पष्ट बात कर रहा था। तुम मुझे पसंद नहीं करते? एडवर्ड ने भौं उठाई। नहीं, अर्जुन ने सटीक जवाब दिया। एडवर्ड ने मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट में जटिलता थी। थेडी चिंतित था।